सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है, कवियत्री थी महादेवी वर्मा। बहुत ही देश की जो है नामी गिरामी और बहुत बड़ी कवियत्री थी। और इनका उठना बैठना भी अच्छे अच्छे कवियों के साथ में था। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सब लोग, इन सब लोगों को ये राखी बांधती थी। तो वो जब प्रेमचंद वाली अभी हम लोग अपलोड किए ना, तो हमारे पास बहुत सारी जगहों से कॉल आई। इलाहाबाद से जो है किसी ने हमारे पास मैसेज किया था कि महादेवी वर्मा यहाँ की रहने वाली थी और आप महादेवी वर्मा की एक बार जन्म कुंडली के ऊपर विचार करिएगा। तो हमने ये निकाली ढूंढ के, देखिए जरा। महादेवी वर्मा कवियत्री, ठीक। तो महादेवी वर्मा की जन्म कुंडली मिथुन लग्न है और कर्क राशि की है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश इनका बुध स्थिर राशि में है और अष्टमेश का शनि स्थिर में है, अल्प आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये भी अल्प आयु हो गई। और शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, ये मध्य आयु हो गई। ठीक, अच्छा। लेकिन इसमें आयु तीन तरह से है, तीनों अलग अलग हैं। तो एवरेज में लिया जाए तो हाँ, नहीं, दो तरह से अल्प आयु निकल रही है। एक तरीके से दीर्घ आयु, एक तरह से मध्य आयु, एक मध्य। अच्छा, तो इसमें आयु बढ़ेगी कैसे? इसका आयु का कालखंड कैसे बढ़ेगा? इसका लग्नेश बुध भाग्य भाव में आया है ना, एक राजयोग बनाएगा, बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा, है ना। तो जब ये सीधी सी बात है कि लग्नेश भाग्य भाव में आया है, तो ये नीचा अभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग देगा। ठीक है। कारण ये है, ये राजयोग इतना बड़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि नवमेश इसका शनि यहाँ बैठा है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो अगर गणना करो तो लग्नेश नवमेश का राजयोग नवम घर में बन रहा है, बुध और शनि का। ठीक, तो इसलिए आयु का कालखंड बढ़ जाएगा, मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली हो जाएगी। तो इस तरह से ये है। अब राजयोग, हाँ, तो महादेवी वर्मा की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब राजयोग देखो कि लग्नेश बुध भाग्य भाव में आया है, तो नीचा अभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे बैठा, लेकिन ये राजयोग बहुत बड़ा देगा। तो लग्नेश नवम में बुध, एक राजयोग, ठीक। और भाग्येश शनि भाग्य भाव में बैठा है, ये बलवान है ना। तो ये शनि कंबाइंड राजयोग बना देगा। हाँ, वो ये कंबाइंड राजयोग लग्नेश नवमेश का नवम घर में बना देगा। पंचमेश शुक्र को देखो तो ये 8वें घर में बैठा है, कोई राजयोग नहीं देगा। और चतुर्थेश बुध को देखो तो ये यहाँ पे बैठा, तो ये लग्नेश चतुर्थेश एक ही है बुध। तो वो है ना, तो वो लग्नेश नवमेश का बुध शनि का राजयोग नवम घर में हो गया, वही माना जाएगा। अच्छा, दशमेश गुरु को देखो तो ये गुरु लग्न में बैठा है, एक ये दूसरा राजयोग बनेगा, है ना, बहुत बड़ा राजयोग, है ना। दशमेश गुरु लग्न में बैठा और उच्चाभिलाषी है, कर्क इसकी उच्च राशि है, एक राशि पीछे मिथुन में बैठा। तो दो बड़े राजयोग, और सूर्य यहाँ पे कोई राजयोग नहीं बनाएगा क्योंकि तृतीय से दशम में आया। ठीक, तो लग्नेश और नवमेश का राजयोग बुध शनि का नवम घर में और दशमेश गुरु लग्न में उच्चाभिलाषी, ये दो बड़े महाराजयोग इस जन्म कुंडली पर हैं। इसलिए इतनी प्रसिद्ध हुई और इनको इतना ज्ञान था, क्योंकि गुरु ही लग्न में बैठा है, ज्ञान का कारक है, उच्चाभिलाषी है। तो सीधी सी बात है। और मंगल की ये दृष्टि है गुरु पे, ठीक है ना। मंगल की है तो नीचाभिलाषी दृष्टि, मंगल की यहाँ कर्क इसकी नीच राशि है, वहाँ दृष्टि जा रही है। लेकिन मंगल गुरु मंगल जब इकट्ठा होगा, है ना, तो वाणी में
प्रखरता देगा। अच्छा। हाँ, और ओजस्वी वाणी हो जाएगी। ये जो है हाँ, महादेवी वर्मा हाँ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहले टीचर थी। हाँ, बाद में प्रिंसिपल नियुक्त हो गई थी। हाँ, तो वो तो यहाँ दसम घर में सूर्य बैठा है, सूर्य दसम घर में बैठा है, और ये उच्च राशि मेष से एक राशि पीछे बैठा है। नहीं तो ये उच्चाभिलाषी। हाँ, उच्चाभिलाषी यहाँ बैठा है। तो ये चीज इसके कारण। अच्छा, ये कवित्री कैसे हुई? सेकंड हाउस वाणी का कारक है, यहाँ चंद्रमा स्वग्रही बैठा और राहु के साथ बैठा, ठीक है ना, और मंगल की दृष्टि। तो चंद्रमा राहु के साथ बैठा, राहु हमने कई बार बताया कि गायक है ना, कवि है ना, ये निर्धारित करता है। और अगर ये वाणी के मालिक के साथ मिल गया चंद्रमा के साथ, तो ये सीधी सी बात है कवित्री हो गई। ये इनका इसका ये नियम है। अच्छा, इसमें कुंडली में ये राहु चंद्रमा इकट्ठे बैठ के वो दोष भी बनाएंगे? हाँ, एक ग्रहण दोष भी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वाणी भी देंगे। तो ग्रहण दोष ये कहाँ पे काम करेगा? कहाँ? बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ये बचपन है हमारा। अच्छा। तो अगर हम गलत, हाँ, अगर ये एस्ट्रोलॉजी की ये अनुसार इनकी जन्म कुंडली सही है, तो इनको बचपन में वाणी से संबंधित कोई समस्या आई रही होगी। हाँ, तो आपको हम बताएं स्टोरी क्या हुआ था। बचपन में वाणी के संबंधित समस्या थी इनकी, और इसी वजह से ये किसी कवि सम्मेलन में कभी नहीं पढ़ी। ये राइटर ही, मतलब एक तरीके से राइटिंग ही करती थी, कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ी है कहीं भी। तो बोलने में थोड़ी, हाँ, है ना, बचपन में समस्या थी। इनका सारा जितना पैशन था वो सब कलम से निकला, जबान से नहीं हो पाया कुछ। ये देखो, ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई है। अच्छा, अब कैरियर देखो, तो लग्नेश गुरु यहाँ द्विस्वभाव में बैठा है ना। सीधी सी बात बताता है कि द्विस्वभाव राशि उतार चढ़ाव भरी रहती है ना। तो वो उतार चढ़ाव भरा इनका सारे जीवन का कैरियर रहा है, साहित्य का, है ना, लेखन का। अच्छा, और देखो, तो अब इनका पति भाव देखो। लग्नेश गुरु इनका लग्न में ही बैठा और 7वें घर को देख रहा। मिथुन राशि में ये मंगल खष्ठेश है और एकादशी से अकारक ग्रह माना जाएगा। तो ये यहाँ उच्चाभिलाषी बैठा, मकर इसकी उच्च राशि है, और उससे एक राशि पीछे बैठा है। 1 2 3 4 5, राहु की कोई दृष्टि नहीं, गुरु की दृष्टि आ रही 7वें घर पे। तो ये क्या बताती है? गुरु की दृष्टि और मंगल का 7वें घर में बैठना है ये। तो मंगल जब 7वें घर में बैठा तो मांगलिक हो गई कुंडली। अच्छा। लग्न से, क्योंकि लग्न चतुर्थ, 7वां, 8वां और 12वां इतने भावों में अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक हो जाएगा। तो एक तो ये मांगलिक हो गई कुंडली लग्न से है। लग्न से। अब चंद्रमा से देखो, तो 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा से छठे हो गया, मंगल नहीं बनेगा, मांगलिक योग। शुक्र से देखो तो 12वें घर में है, तो शुक्र से भी मांगलिक बनेगा। 7 8 9 10 11 12, शुक्र से 12वें। तो 2 तरह से मांगलिक है कुंडली। तो ये मंगल यहाँ क्या करेगा? खष्ठे से, है ना, रोग का मालिक है, और 7वें घर में बैठा पति के भाव में, पति का मालिक लग्न में। क्या बताता है? क्या कि एक तो मांगलिक होने के कारण इनका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर होना चाहिए। हाँ, ये बीमार कम पड़ती है ना, बीमार कम पड़ी होंगी। एक तो ये चीज हो गई कि इनका प्रतिरोधक क्षमता शरीर की सामान्य से अधिक थी। अच्छा, दूसरी चीज है कि पति भाव में मंगल उच्चाभिलाषी बैठा है, गुरु से दृष्ट है, तो पति का स्वास्थ्य भी कभी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा होगा। स्वास्थ्य तो उतार चढ़ाव भरा था ही। वो डॉक्टर थे, स्वरूप नारायण नाम था, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। अच्छा। और जल्दी डेथ हो गई थी। हाँ, उनसे महादेवी वर्मा की शादी हुई थी, चाइल्ड मैरिज होती थी। हाँ, वो 10th क्लास में थे तब। और हमको लगता है यही रीजन था क्या कि ये दोनों लोग सारी जिंदगी अलग रहे थे, लेकिन मिलते थे एक दूसरे से। ठीक है। हाँ, ये मंगल के कारण है ना, इसी मंगल के कारण। क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल हमने बताया कि रोग ऋण शत्रु का मालिक है और लाभ भाव का मालिक है।
है ना। अकारक। अब मंगल अकारक हो गया। अब मंगल अगर अकारक है और मांगलिक योग भी बना रहा है, तो सीधी सी बात है कि पति पत्नी के मध्य संबंधों में तनाव जैसी स्थिति, वो सब था पूरा, वो था भी। और पति जो है वो जल्दी ही एक्सपायर हो गए थे। हाँ, ये 80 साल तक जी हैं। हाँ, बाद में बहुत लंबे, मतलब सारी जिंदगी तो पति से दूर ही रही हैं। हाँ, ठीक है। तो वो इस मांगलिक योग के कारण। और बाकी संतान भाव देखो तो इनका पंचमेश यहाँ बैठा है शनि मकर राशि में, है नी, 8वें घर में, और ये भी राहु चंद्रमा से दृष्ट है शनि। सीधी सी बात है, संतान हानि का भी इसमें वो सब चीजें योग दिखाता है, अल्प संतान दिखाता है, देरी से संतान का होना दिखाता है जन्म कुंडली। अब जो भी स्थिति रही हो इनकी, हाँ वो सही है एकदम, यही सब चीजें तो हाँ, तो ये चीज है। धन की कोई कमी नहीं, चूंकि धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है। हाँ, वो प्रिंसिपल पॉइंट थी, सारी जिंदगी आराम से जो है, तो वो चीज, और बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पर रहती थी। हाँ, मतलब पैसा वैसा खर्च वर्च नहीं करती थी, ठीक है, बेसिक लेवल पर रहती थी। तो वो तो गुरु यहाँ शनि भाग्य भाव में बैठा, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है ना। गुरु की 5वीं दृष्टि गई 7वें घर, 5म घर पे, 7वीं आई पति भाव पे 7वें घर पे, 9वीं दृष्टि आई यहाँ पे भाग्य भाव पे। यहाँ शनि बैठा, एक तरह का प्रविजय योग बना देगा। तो सामान्य जीवन, मतलब साधारण रहन सहन है ना व्यक्ति का हो ही जाता है ग्रहों के आधार पर। तो इस तरह से एक फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने पान सिंह तोमर राइटिंग और डायरेक्शन किया है। उन्हीं के घर के बगल में घर है इनका, महादेवी वर्मा का। तो तिग्मांशु धूलिया बता रहे थे, कह रहे थे कि इनके घर में गाय पली रहती, गायों वायों से लगाव था, गिलहरियां वगैरह सब पली थी घर में। तो वो जो एक गिल्लू करके कहानी थी, गिल्लू कहानी, जो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में थी, वो उसी से प्रेरित होकर कहानी लिखी हुई थी इन्होंने। तो ये जो है मतलब कुल मिला के कुंडली ठीक ही ठाक थी ना। अच्छा, एक चीज बताइए, एक कुंडली हम लोगों ने पढ़ी थी रामधारी सिंह दिनकर की पहले, तो वो जैसे सांसद वगैरह बन गए थे, पैसा वैसा उनके पास बहुत हो गया था। तो ये इनके पास में वो सब व्यवस्था नहीं हो पाई, उनके कुछ रीजन पता लग सकते हैं क्या? उसका रीजन ये है कि यहाँ सूर्य है तो उच्चाभिलाषी है ना, मेष इसकी उच्च राशि है ना, लेकिन राहु से दृष्ट हो गया। राहु के ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 6ठे घर पे, 7वीं दृष्टि आई 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि सूर्य पे आ गई, ठीक, और मंगल की भी आ गई। अब सीधी सी बात है कि राहु मंगल दोनों मिलकर के सूर्य को पीड़ित करेंगे दशम घर में। तो एक तो जो पद की बात है, बड़ा पद राजनीति में वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, इनको हड्डियों में समस्या, दर्द की शिकायत या घुटनों की प्रॉब्लम थी इनको। घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं थी। तो ये समस्याएं जीवन में रही होंगी। अच्छा, लगभग इसमें तो हम लोग सब डिस्कस कर ही दिए। इनको जो है अवार्ड भी अच्छे मिले थे, तो हमको लगता है वो तो जो राजयोग है, वो तो जो राजयोग है, महाराजयोग है ना, उनके कारण, उन्हीं की वजह से वो प्रसिद्धि। और एक चीज बताइए, जैसे इस कुंडली में द्वितीय भाव में राहु और चंद्रमा की युति है, तो राहु द्वितीय मार्केश बनाता है ना? हाँ, राहु द्वितीय मार्केश तो बनाता है, लेकिन द्वितीय चंद्रमा के साथ बैठा है ना। तो ये बचपन में हमने जो अभी बच्ची बताई है, वो प्रॉब्लम देगा, है ना, बोलने में वो देगा। राहु जब यहाँ सिंगल बैठेगा तो मार्केश बनाएगा, प्रबल बनाएगा, और जिस राशि में बैठेगा उससे संबंधित प्रॉब्लम देगा। तो ये राहु दूसरे में, 7वें में, है ना, 12वें में, 3 स्थानों पे मार्केश की स्थिति बनाता है राहु। तो इसमें मार्केश नहीं बना पाएगा। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा 7 में बैठ गया इसके। एक चीज और हमको लगता है कहीं जो है, वो पुरानी ही जो आपका लिटरेचर था ना, उसमें हमने पढ़ा था, सूर्य क्या दशम भाव में बैठ के पिता को जो है नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, पिता की हानि कराता है। इनके साथ भी हुआ था, और वो जो रामधारी सिंह दिनकर थे ना, उनके भी पिता जल्दी एक्सपायर हो गए। सीधी सी बात है कि ये मतलब हर व्यक्ति के लिए, अच्छा, वो अपनी जन्म कुंडली खोल करके इस बात को देख सकता है कि यदि दशम घर में सूर्य
पीड़ित है। अच्छा, पीड़ित भी होना चाहिए। पीड़ित होना चाहिए। अगर सूर्य पीड़ित है तो पिता की हानि कराने की पूरी संभावना सूर्य देता है। ये बात मतलब ये नहीं है कि दशम घर में अगर सूर्य मेष में उच्च में बैठा है नहीं और उस पर कोई पाप दृष्टि नहीं है तो बिल्कुल नहीं देगा, तो नहीं करेगा, तब नहीं देगा। तब तो वो एक योग अच्छा बनाएगा। पीड़ित होना चाहिए। हाँ, ये केवल दशम घर में ही नहीं, चौथे घर में बैठेगा माता के घर में तो माता की हानि कराएगा। सातवें घर में पति के घर में बैठेगा और पाप प्रभाव में है तो पति की हानि कराएगा। सूर्य का यही नियम है, क्योंकि पाप ग्रहों में सबसे पहले सूर्य की गणना होती है। अच्छा, सबसे पहला मेन जो पाप ग्रहों की लिस्ट है उसमें सबसे पहले सूर्य। हाँ, सूर्य, फिर शनि, है नी, और फिर मंगल, फिर राहु। नहीं, सूर्य, मंगल, राहु और फिर शनि। शनि सबसे कम पाप, सबसे ज्यादा आखिर में घातक शनि ही होता। हमने बताया था कई कुंडलियों में कि शनि 7वें घर में बैठ गया, आयु क्षीण है, तो शनि इतना तगड़ा मार्केस बनाएगा कि पलक झपकते ही मृत्यु हो जाएगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा, डायग्नोस नहीं हो सकती बीमारी और उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह तो कुंडली आप देख भी चुके हैं? देख चुके हैं। हाँ, तो शनि सबसे प्रबल मार्केस बनाता है, ये प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों ने लिखा है। सातवें, और वो भी 7वें घर में। दूसरे घर में उतना प्रबल नहीं होता, 7वें घर का बहुत शनि बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, ये सप्तम भाव की हल्की सी अगर चर्चा किया जाए, सप्तम का मार्केट सबसे प्रबल मार्केट, सबसे प्रबल मार्केट सप्तम है, फिर द्वितीय। इसके पीछे कुछ आपको जानकारी है कि ये क्या बात है ऐसा कि 12 भावों में? कारण ये है कि 8वां घर आयु का माना जाता है। ठीक है। आयु के भाव से व्यय भाव 12वां, ये पड़ता है 7वां घर। तो इसका मतलब है कि 7वें घर में अगर कोई पाप प्रभाव में कोई ग्रह पापी बैठा है तो आयु को छीड़ कर देगा, इसलिए वो प्रबल मार्केट। मतलब हम ये समझ पाए हैं साइंस से, ये इतनी आसान नहीं है कैलकुलेशन करना। नहीं आसान, इसमें बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, स्थिर मन इनकी जरूरत पड़े। लेकिन ये नियम तो सब जानते, सारे एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि 8वें से 12वां घर ये पड़ता है व्यय भाव, 7वां घर, तो सबसे प्रबल मार्केस सप्तम घर बनाता है। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि मार्केस की दशा है और अगर आयु क्षीण है तब, ऐसे नहीं। तो आप ये जो आयु की गणना पहले कर लेते हैं, इसीलिए करते हैं? हाँ, महर्षि पाराशर ने लिखा है कि सबसे पहले अगर आप जन्म कुंडली किसी की भी विवेचन कीजिए तो सर्वप्रथम उसकी आयु की गणना कीजिए। अच्छा, ये देख लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि इसकी आयु है या नहीं है। अच्छा, है कि आप उसमें और सब गणनाओं का योग बता दें, राजयोग बता दें, है नहीं, संतान और स्त्री सब बता दें, पता चला वो अल्पायु हो, 32 साल की आयु में मर जाए तो कोई मतलब ही नहीं राजयोग। ठीक है, तो वो घटनाएं घटेंगी कैसे? उसका विवाह कैसे हो? आजकल के तो 32 साल नॉर्मल है, उसका विवाह, संतान, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? तो वो चीज है। अच्छा, पुराने जमाने में जब गणनाएं करते थे ये लोग, तो उस जमाने में पैसे को उतना महत्व नहीं था, जीवन को महत्व ज्यादा था। जीवन को महत्व ज्यादा था, है ना? तो गणनाएं ज्यादातर जीवन की होती थी। आजकल तो कोई भी फोन करता है, कहता है कि एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का। प्राचीन काल में एक और भी बढ़िया अच्छी चीज थी कि ऋषियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। अच्छा, वो जो गुरुकुल चलाते थे उसका सारा खर्च राजकोष से जाता था। उनके जीवन का सारा खर्च राजकोष से जाता था। राजकोष ही उनके गुरुकुलों में जो विद्यार्थी शिक्षा पाते थे उसका भी धन देते थे। तो इसलिए उनको कोई फीस की या शुल्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए वो मानव की सुविधा का ध्यान रखा जाता था। तो वो मानव कल्याण के लिए ये चीज समझ में आती है हमको, ठीक चीज है एकदम। लेकिन अब आज तो ऐसा है नहीं। आज तो जो है, आज तो गवर्नमेंट ऐसा तो कुछ करती है। एस्ट्रोलॉजी कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, तो फिर मजबूरी है लोगों की फीस लेना। अच्छा, गवर्नमेंट इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करती है कि एस्ट्रोलॉजर्स को जो है वो ध्यान दिया जाए? नहीं, गवर्नमेंट जैसे इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने जो खोले हैं उसमें तो है एस्ट्रोलॉजी विभाग, उसमें प्रोफेसर भी हैं और शिक्षक भी हैं और बच्चे भी हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे तो टीचर को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को
फीस देते हैं, पे मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक। लेकिन बाहर जो अपना इसका व्यापार कर रहा है या जो कार्य कर रहा है समाज के लिए, उसके लिए तो कोई सरकारी व्यवस्था है नहीं, तो फिर मजबूरी है उसके लिए अपना शुल्क लेना। नहीं तो जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज, उसमें वो कुंडली पर विवेचन थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं केवल। नहीं, ठीक हो, फंडामेंटल पढ़ाते हैं, लेकिन कुंडलियों का उदाहरण लेना ही पड़ेगा, उदाहरण लेना पड़ता है पढ़ाते समय। हाँ, बड़े लोगों का, धनवानों का, राजयोगों का, गरीबों का, जो गरीब है वो कैसे गरीब है, किस कारण से, तो वो चीज ऐसे होती है। ये तो सही चीज है। तो ठीक है कुंडली। तो हमारे हिसाब से महादेवी वर्मा की ये जन्म कुंडली बढ़िया है। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो, भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको